हेलो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति, तो इस पर सवाल करने से पहले हम कुछ एक दो और महत्वपूर्ण बिंदु रह गए हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक होती है सम और विषम संख्याएं। सम व विषम संख्याएं। बहुत से बच्चे जानते होंगे सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं, जिनके आखिर में कोई बड़ी से बड़ी संख्या भी दी होगी, तो यदि उनके आखिरी में 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो ये सम संख्याएं हैं। और यदि विषम है तो ये कैसी संख्या है जिनके आखिर में ये है सम। और यदि 1, 3, 5, 7, 9 तो ये है विषम संख्याएं जो कि 2 से विभाजित नहीं होती है। इसके साथ ही हम शून्य की अवधारणा आपको बताएंगे। शून्य, किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने से क्या उस संख्या के मान पर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अर्थात किसी भी संख्या, जैसे कि 1 में हमने शून्य जोड़ा तो वही मान रहेगा जो उस संख्या का है, एक ही रहेगा। 25 में हमने शून्य जोड़ा तो क्या आएगा आंसर? 25। 11 में शून्य जोड़ेंगे तो 11। मतलब किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही मान रहेगा। इसी प्रकार से घटाने पर, किसी भी संख्या में शून्य घटाने पर भी उसका वही मान रहेगा। लेकिन शून्य का भाग और गुणा करने पर क्या होगा? क्या अपरिवर्तित रहेगा? बिल्कुल नहीं। यदि शून्य का किसी भी संख्या में, जैसे 25 में हमने शून्य का गुणा किया तो संख्या का मान शून्य हो जाता है। इसी प्रकार से किसी शून्य में किसी संख्या का भाग देने पर भी आंसर शून्य आता है। लेकिन किसी संख्या में शून्य का भाग देना है तो इसका कोई आंसर नहीं आएगा। ये जो है अनंत होता है, ये मतलब इसका कोई भी उत्तर नहीं है। कोई ऐसी संख्या बनी ही नहीं है जिसमें शून्य से भाग देने पर किसी संख्या में कोई आंसर आए। शून्य का एक और विशेष गुण है, किसी संख्या की घात शून्य होने पर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10 की घात शून्य होगी तो इसका मान 1 होगा। यही नियम सभी संख्याओं के लिए है। किसी भी संख्या, जैसे 25 की घात शून्य है, इसका मान भी 1 होगा। 40 की घात शून्य, इसका मान भी 1 होगा। मतलब किसी भी संख्या की घात, आपको भी एक बताया था वीडियो के माध्यम से कि घात क्या होती है। तो यदि किसी संख्या की घात शून्य है तो उस संख्या का मान 1 होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसी तरह से 1 के लिए हम बात करेंगे कि किसी संख्या में 1 के लिए क्या बात होगी, किसी संख्या में 1 का गुणा करें या भाग करें, संख्या का वही मान रहता है। जैसे 25 गुणा 1 बराबर 25, 25 भाग 1 बराबर 25। अब ये हमारे संख्या पद्धति के पूरे कंसेप्ट हो गए हैं। अब हम कुछ सवाल करते हैं इनसे। तो सबसे पहला सवाल है कि अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? तो अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं जो किसी से विभाजित नहीं होती हैं? जैसे कि 2, 3, 5, 7। ये 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4। तो यदि हम इनके गुणनखंड की बात करेंगे तो गुणनखंड वो होते हैं जिनमें इनका भाग चला जाए। तो एक तो ये संख्या स्वयं हो गई और एक हो गया 1 से किसी में भी गुणा करें या भाग करें वही संख्या आती है। तो अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होंगे। अच्छा, हम एक अभाज्य संख्या को याद करने की एक ट्रिक और आपको बताते हैं। जैसे 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे 1 से 10 तक कितनी है? 2, 3, 5, 7। कितनी हो गई है? 4। इसके बाद 11 से 20 तक, 11 से 20 तक है 11, 13 है, 17 है और 19। तो ये भी हो गई 4। और 21 से 30 तक, 21 से 30 तक है 2, 23 और 29। तो आप एक सीरियल कर लो 4, 4, 2। इसके बाद 30 से 31 से 40 तक, 31 से 40 तक है 2, 31 और 37, 31 और 37। तो ये हो गई 2। इसी तरह से 41 से 50 तक, 41, 43 और 47। तो ये हो गई 3। और 51 से 60 तक, तो 51 से 60 तक होगी 53 और 59, 53 और 59। तो ये हो गई 2। तो 2, 3, 2, 4, 4, 2, 2, 3, 2। अब आपसे पूछा कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम बताएंगे 4 हैं। यदि पूछेंगे 1 से 20 तक कितनी है, तो हम बता देंगे 4 और 4 8 हो गई। इसी तरह से आपसे पूछेगा 1 से 30 तक कितनी है, तो 4 और 4 8 और 2 10 हो गई। इसी तरह से अब 60 से 61 से 70 तक,
तो इस 61 से 70 तक है 2, फिर से 61 और 67, 71 से 80 तक 3 है, 71, 73 और 79, तो ये 3 हो गया। फिर से 2 है, 81 से 90 तक, फिर 2 है, 83 और 89, और 91 से 100 तक सिर्फ एक संख्या है, 97। तो इस तरह से यदि आप ऐसे याद रख लेंगे कि ये 4 4 2, फिर 2 3 3, 2 3 3 और 1, यदि आपने ये क्रम याद कर लिया तो इससे कुछ प्रश्न हमारे हल हो सकते हैं। अब जैसा कि पूछा गया है एक कौन सी संख्या, अब आपसे प्रश्न में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है या कौन सी नहीं है, और यदि इनमें से भी कोई भी संख्या होगी तो आपको बता देंगे कि ये अभाज्य है, और जो नहीं होगी तो उसमें से आप बता देंगे कि ये अभाज्य नहीं है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से हो सकता है कि वो अभाज्य ढूंढने के लिए आपसे कहें, या ये हो सकता है कि वो ये कहेंगे कि अभाज्य कौन सी नहीं है। तो आपको ये बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, और ये कम से कम 100 तक की अभाज्य संख्याएं आप निकाल कर सीख लें, चाहे इसको बार बार याद कर लें, देखते रहें इसको, तो आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद एक प्रश्न है, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? 27, 57, 77 के 97। तो हमारे सामने 97 अभाज्य संख्या है। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग, बहुत ही सरल प्रश्न है। पहली 2 अभाज्य संख्याएं 2 और 3, इनका योग कितना हो गया? 5। 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4। निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है? 81 अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? 81, 83, 85 के 87। अब देखिए 81, 83 तो 83 हो गई, 85, 87 नहीं है, तो हमारी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 83। 1 से 7 तक कितनी? 1 से 7 तक भी 4 है, 1 से 10 तक भी 4 है, और 1 से 7 तक भी 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो 100 से 110 के बीच आने वाली संख्या अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगी? अब आपको ये देखना होगा कि 100 से 110, 101, 103 और 107 और 109, इस तरीके से ये भी 4 होगी, इसको भी हम निकाल के देख लेंगे। 11 से 20 तक कितनी ऋण संख्याएं हैं? देखिए अब इधर अभाज्य नाम दे दिया, इधर क्या नाम दिया? ऋण संख्या। तो 11 से 20 तक कितनी है ऋण संख्या? 4 है। इसी तरह से यदि कोई आपसे पूछेगा कि 50 तक आने वाली कितनी अभाज्य संख्या है, तो देखिए 4 4 8 और 2 10, 11 12 13 14 15, 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। 1 से 100 तक कितनी है? 25। तो इस तरीके से अभाज्य संख्याओं से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखो एक प्रश्न इस टाइप का आता है, 6 4 2 1 व 0 से, ये कितने अक्षर है? 5 अंक हैं। इन 5 अंकों से हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी है, और कोई भी अंक रिपीट नहीं करना है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो अब वैसे हम छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, और फिर इससे बड़ी। लेकिन सबसे छोटी संख्या है यहाँ 0, तो 0 को पहले नंबर पे कभी नहीं लिख सकते। यदि हमने 0 को पहले नंबर पे लिखा तो वो संख्या कितने अंकों की रह जाएगी? देखिए यदि हम लिखते हैं 0 1 2 4 6, तो ये कितने अंकों की संख्या रह गई? 4 अंकों की। ये है गलत। हम क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे 0 लिखेंगे, फिर 2 4 और 6। तो इन अंकों से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये बनेगी। इसके बाद एक प्रश्न है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर बताइए। तो ये आप लोग जानते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, कितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याएं पूछी जाए तो उतनी बार 9 लिख देंगे। तो जैसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, और छोटी से छोटी के लिए हम क्या करेंगे? 1 के आगे उतनी बार 0 लगा देंगे। इनका अंतर बताना है तो बस इसमें से घटा देंगे, 9 9 9 9 और 8। इसके बाद एक प्रश्न है, यदि किसी संख्या को, अच्छा एक प्रश्न है, 2 संख्याएं दी हैं, देखते हैं 2 संख्याएं। कॉमन लगा, इसका मतलब ये अलग-अलग संख्या है, ये एक ही संख्या है। जैसे 21 से 21 आपके फिर 1000 10,000 इसका, और फिर लाख 10 लाख करिए करो। इसी तरह की ये 2 संख्या, ये व इनके बारे में कुछ वाक्य दिए हैं कि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, या दोनों संख्या बराबर है। तो हमें देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले छोटी और बड़ी संख्या देखने के लिए पहले तो हम उसके अंकों को देखते हैं कि कौन सी अंक संख्या का किस तक मान जा रहा है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये करोड़ तक जा रही है। ये वाली देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो दोनों संख्याएं करोड़ तक है। तो दोनों, अब हम इसका दूसरा स्टेप है बड़ी और छोटी संख्या देखने के लिए। अब हम यहाँ से करोड़ से देखेंगे कि जो बड़ी होगी। अब जैसे देखिए ये 5 करोड़ है, ये भी 5 करोड़, तो ये बराबर है। ये 67 लाख है, ये भी 67 लाख है, तो ये भी बराबर हो गया। इसके बाद आप देखिए ये है 98,000, और ये वाला अंक है 98, और ये है 89। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये वाली संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। जहाँ पे ये चिड़िया का मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, और जहाँ बंद होता है वो छोटा होता है। हो सकता है हम इस चिन्ह के माध्यम से बताएं, या फिर हो सकता है ऑप्शन में ये लिखा हो कि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। तो इस तरह से हम बड़ी और छोटी संख्याओं के बारे में बता सकते हैं। तो एक पैटर्न दिया है एक क्वेश्चन में कि एक
प्लस 3 बराबर हो गया 2 गुणा 2। 1 प्लस 3 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 3। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 बराबर 4 गुणा 4। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बराबर 5 गुणा 5। अब देखिए इनमें एक समानता है, इसमें सारी ऑड संख्याएं हैं। जैसे दो ऑड संख्याएं, ऑड का मतलब विषम संख्या और इवन का मतलब सम संख्या। क्यों सारी विषम संख्याएं हैं। देखिए दो विषम संख्याएं हैं तो इनका योग क्या हो गया 2 गुणा 2। तीन विषम संख्याएं हैं तो 3 गुणा 3। चार विषम संख्याएं हैं तो 4 गुणा 4। इसी तरह से पांच विषम संख्याएं हैं तो 5 गुणा 5। अब ये सवाल में पूछ रहे हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 27 बराबर क्या होगा। अब देखिए कितनी विषम संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितनी हो गई 13। तो जब हमने देखा कि 5 तक विषम संख्याओं का योग जो है वो जितनी संख्या होती है उससे उतनी संख्या का गुणा कर देते हैं। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा 13 है गुणा 13। समझ में आ गया ये सवाल। अब ये अगला प्रश्न है 1 से 99 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का। ये बहुत अच्छा प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल प्रश्न है। इसको बस समझने के लिए वो कह रहा है 1 से 99 तक की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पे क्या होगा। पर क्या होगा। तो हमने आपको बताया कि 1 से लेकर 99 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 25। ठीक है, अब 25 में शुरू की देखिए 2 पहली अभाज्य संख्या 2 3 5 और ये 7। अब इसमें देखिए यदि हम 2 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 दूनी। यदि हम 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आ गया। अब यदि किसी संख्या की इकाई में 10 है तो हमने आपको बताया था कि शून्य का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वो शून्य आता है। तो मतलब हर किसी भी संख्या को बड़ी से बड़ी गुणा कर देंगे इकाई के स्थान पे यहाँ पे शून्य ही आएगा। ये चाहे वो पूछ ले कि 1 से 99 तक की या कितनी 1 से 10 तक की प्राप्त जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणनफल करने पर इकाई के स्थान पे क्या आएगा शून्य ही आएगा। क्योंकि यदि 2 और 5 का गुणा होता है तो 10 आएगा, तो 10 का मतलब इकाई के स्थान पे हमेशा शून्य आएगा। इसी तरह से एक प्रश्न प्राकृतिक संख्याओं का भी आता है कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करने पर इकाई के स्थान पर क्या आएगा। उसमें भी क्योंकि 2 और 5 दोनों होते हैं, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसमें भी शून्य ही आएगा इकाई के स्थान। इसी तरह से एक प्रश्न है 5 9 6 7 व 5। इनसे हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। बड़ी से बड़ी संख्या, किसी भी संख्या को रिपीट नहीं करेंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाना तो बहुत आसान है। पहले सबसे बड़ा इन पांचों में क्या है 9 है, 3 है, सॉरी यहाँ पे बेटा 3 है तो इसको 3 कर देते हैं। सबसे बड़ा है 9 तो हमने 9 लिख लिया। दूसरे नंबर पे 7, फिर 6, फिर 5 और फिर 3। यदि इसी में वो लोग थोड़ा सा घुमा देते हैं प्रश्न को, वो कहेंगे इन अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी सम संख्या बताओ। अब प्रश्न यहाँ पे बदल गया। अब सम संख्या पूछेंगे तो ना तो 3 सम है ना 5 सम है। तो सम हमारे पास संख्या कौन सी है इसमें 6। तो यदि वो बड़ी से बड़ी सम संख्या पूछेंगे, बड़ी से बड़ी सम संख्या, सम संख्या का मतलब आपको बताया था जिसमें कि आखिर में 2 4 6 8 या 0 हो। तो हमें आखिर में क्या चाहिए 2 4 6 8 या 0। तो ये 3 रखेंगे लास्ट में तो विषम हो जाएगी। यदि हमने 5 रखा तो बस हमें सम संख्या वाली जो अंक है उसको इकाई के स्थान पर रख देंगे। तो ये इसकी बड़ी से बड़ी सम संख्या हो जाएगी 9 7 5 3 6। ये समझ में आया आप लोगों को। एक प्रश्न है कि नहीं दो संख्याओं का योग है विषम। विषम यानी कि 1 3 5 7 9। यदि दो संख्याओं का योग विषम है तो उनका अंतर क्या होगा। तो हमने मन से मान लिया कि हमें योग क्या है विषम। तो विषम मतलब 5 होगा या 7 होगा या 1 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम 2-3 उदाहरण से देखेंगे। तो यदि हमारा विषम है 5 तो एक संख्या तो हमारी हो सकता है 3 हो और एक संख्या हो 2, तो इनका योग हो गया 5। तो इनका अंतर क्या होगा। अब हम इनका अंतर करके देख लेंगे। तो 3 में से 2 जाएंगे तो 3 में से 2 जाएंगे तो क्या आएगा अंतर 1। तो ये क्या आ रहा है सम है कि विषम। इसी तरह से हम और भी संख्या देख सकते हैं। जैसे 7 है तो 7 के लिए हो सकता है एक 4 हो और एक 3 हो। तो इनका अंतर क्या हो सकता है फिर 4 - 3, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यार 9 ले लो। 9 के लिए 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे हम। तो यदि 9 योग आ रहा है तो 9 कैसे कैसे बनेगा 6 और 3 से बनेगा। चलिए इस बार हम 6 और 3 ले लेते हैं। 6 और 3, अब इनका अंतर करते हैं। 6 - 3 बराबर 3। तो अब बताइए अगर किसी दो संख्याओं का योग जो है विषम है तो उसका अंतर में कैसी संख्या आएगी, सम आएगी कि विषम आएगी।
विषम संख्या, क्योंकि 1 3 इसी टाइप से कुछ आ रही है। यदि हम 9 को हम 1 और 8 भी ले सकते हैं। आपने ले लिया 9 किसका योग हो जाएगा 8 और 1 का। अब इसको घटा के देखो 8 - 1 कितना आएगा 7 आएगा। तो ये भी क्या है विषम। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको कुछ दिमाग से सोच कर करना पड़ता है, उसमें कुछ ऐसी जरूरी नहीं होती कोई मेथड हो उसका, दिमाग से सोच। अगर मेथड से करेंगे तो ये सवाल बहुत लंबा चला जाएगा। तो ऐसे सवालों को हमें अपने विचारों से सोचकर थोड़ा सा दिमाग लगा के भी करना पड़ेगा, कुछ लॉजिकली कुछ ट्रिक लगाकर। इसके बाद है अगला सवाल। अच्छा, संख्याओं की बढ़ते क्रम में लिखना है तो आप लोग लिख ही लेंगे। आपको बता दिए कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। एक प्रश्न और देखिए, इनको प्रयोग करके कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती है, इन तीनों का प्रयोग करके। तो हम पहले क्या करेंगे, एक अंक की कितनी प्राकृतिक संख्या बनेगी, एक अंक की देखो 9 बन जाएगी और 8 बनेगी एक अंक की। शून्य तो कोई संख्या होगी नहीं। अब 2 अंक की देखो, एक तो 98 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और कुछ बनेगा? ठीक है, बस ये 4 बनेगी 2 अंकों की। अब हम 3 अंकों की देखते हैं, 3 अंकों की। तो देखिए एक हो जाएगी 9 8 0, दूसरी हो जाएगी 8 9 0, एक हो जाएगी 9 0 8, चौथी हो जाएगी 8 0 9। अब बताइए इसके अलावा भी और कोई संख्या बन जाएगी? तो देखो कितनी हो गई, ये 2 हो गई, 4 हो गई और ये 4 हो गई। तो कितनी प्राकृतिक संख्या बन रही है 10। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, कितनी प्राकृतिक संख्या बनेगी 10। समझ में आया आप लोग को? प्राकृतिक संख्या में अंकों से जोड़कर कितनी भी तरीके की संख्या बना सकते हैं। तो वो पूछे कितनी बनेगी। अब हम अगला सवाल देखते हैं। एक 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनानी है जो किस किस से मिलकर बनी है, 3 5 7 9 और 0। इनसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या बनानी है। अब पहले तो हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे। बड़ी से बड़ी क्या हो जाएगी, 9 7 5 3 और 0। क्या ये विषम है? ये संख्या विषम नहीं है क्योंकि इसके आखिरी में 0 है और सम संख्या के लास्ट में 2 4 6 8 या 0 होता है। तो अब हमें इसे विषम बनाने के लिए हम क्या ले आए, सबसे छोटी संख्या बाहर 3 बाहर ले आएंगे। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या हो जाएगी 5 0 3। ये सही होगा। ये क्या निकाला हमने, बड़ी से बड़ी अब यहाँ बच्चे क्या गलती करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या बना देंगे लेकिन वो सम और विषम का ध्यान नहीं रखेंगे। क्योंकि नवोदय में एकदम सीधा प्रश्न नहीं आता बेटा। नवोदय में हमेशा प्रश्न को इतना घुमा देते हैं कि कंफ्यूज हो जाते बच्चे। तो वही आप लोगों को प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक पढ़ना है। फिर अगला प्रश्न है, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। अब ये प्रश्न देखिए कितना घुमा दिया। मैं इस पूरे प्रश्न को लिखूंगी, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या व 6 विभिन्न अंकों से बनी 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। अब इस प्रश्न को देखिए कितना घुमा दिया है कि इसको समझने में बहुत परेशानी होगी कि ये विभिन्न अंकों से बनी का क्या मतलब है। और इसमें 3 प्रश्न दे दिए हैं, क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले तो अलग अलग अंक लेंगे 7। तो सबसे छोटे लेने हैं क्योंकि न्यूनतम संख्या बनानी है। तो सबसे छोटे 7 अंक क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6। ये हो गए 7 अंक, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये संख्या इसकी अब आसान हो जाएगा, इसकी न्यूनतम संख्या बनानी है आपको। तो न्यूनतम के लिए हम क्या करेंगे, 0 को दूसरे नंबर पर रख देंगे, 2 3 4 5 6। ऐसे इन्होंने कहा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम। अब सबसे बड़े 6 अंक लेने हैं। तो ये हो गए न्यूनतम। अब सबसे बड़े हमने 6 अंक कौन से लिए, 9 से लेंगे, 9 8 7 6 5 और 4। अब इनसे हमें बड़ी संख्या बनानी है तो ये सीधे सीधे बन जाएंगे, 9 8 7 6 5 4। अब हमें इन दोनों का अंतर चाहिए। तो इसमें अंतर का मतलब क्या होगा, घटाओ। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो हम इसके नीचे रखेंगे 9 7 6 5 4। तो ये सीधे घटाया, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 5 0, 14 में से 6 गए तो 8, 12 एक बार 2 बचा, 12 में से 7 गए तो 5, 11 में से 8 गए तो 3। तो ये आ गया शुरू। आ गया ये सवाल, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कोई भी सवाल को आप यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी थोड़ा सा घुमा कर है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी विषम संख्याएं
और जो भी एक संख्या दी है कि 0, 3, 6, 9, अब ये इनसे बड़ी से बड़ी भी बनानी है, छोटी से छोटी, और हमें विषम संख्या बनानी है। ठीक है, जैसे आपने ये एक विषम संख्या बनाई, फिर छोटी से छोटी बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, 3, 0, 5, 7, 9, तो छोटी संख्या तो ऑलरेडी विषम बनी गई, फिर इसका आंसर करना है। तो ये आप सवाल कर लेंगे इसको। इसके बाद कह रहे हैं कि 2 अंक की ऐसी अभाज्य संख्याएं कितनी होगी जिनका प्रत्येक अंक भी अभाज्य संख्या होगा। तो हमने 100 तक की 25 अभाज्य संख्याएं देखी थी, तो उनमें से ऐसी 4 संख्याएं हैं, 23, ये 2 और 3 अभाज्य है, और 23 है, 37 है, 3 और 7 दोनों अभाज्य है, 53 है और 73 है। तो ये प्रश्न हो गया, कितनी संख्याएं हो गई है, 4 जिनका प्रत्येक अंक अभाज्य है। फिर 20, 21, 23 के बाद 27, 23 के बाद 23, 24, 25, 26, 29 आ गया। तो 29 में देखिए 2 भाज्य है, 2 अभाज्य है और 9 भाज्य है। तो इसी तरह से यदि हम पूरी 25 संख्या को देखेंगे तो उनमें एक ना एक अंक भाज्य होगा, लेकिन ये सिर्फ 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें दोनों अंक अभाज्य संख्याएं से मिलकर बना हुआ है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। अब एक प्रश्न और है, अभी हमने ये बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए दी और उनमें अंक निश्चित दिए थे। अब एक प्रश्न है कि उन्होंने 4 अंक दिए हैं बस, 0, 4, 6, 8 प्रश्न में दिए हैं उन्होंने 4 अंक, 0, 4, 6 और 8, और इन 4 अंकों से उन्होंने कहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बनानी है, और कोई भी अंक हम रिपीट कर सकते हैं, किसी भी अंक को दोहरा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अंक कितने हैं, 4 हैं, और हमें संख्या बनानी है 6 अंकों की। तो अब 6 अंकों की बनानी है, तो जैसे बड़ी से बड़ी बनानी है तो हम बड़े अंक को रिपीट कर लेंगे। तो कितने अंक कम है हमारे पास, 2 अंक, और तो हम 2 अंक बड़ी से बड़ी बनाने के लिए 2 बार 8 और ले लेंगे। तो हमारा बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3 बार 8, 6, 4, 0। अब लेकिन हमें छोटी से छोटी बनाना है, तो हम कौन से अंक को रिपीट करें, तो छोटी से छोटी बनाने के लिए हम 0 को रिपीट करेंगे 2 बार। तो लेकिन 0 पहले नंबर पर नहीं लिख सकते, पहले नंबर पे छोटा अंक लिखेंगे 4, फिर बीच के 3 स्थानों पे हम 0 लिखेंगे, और फिर ये 68। इस तरह से हम इनका अंतर निकाल देंगे। तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। पहली 10 अभाज्य संख्याएं पूछी है, तो आप 1 से लेकर 30 तक की अभाज्य संख्या बता सकते हैं कि पहली 10 अभाज्य संख्याएं। अच्छा, ये कह रहे पहली 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पे, फिर से उसी क्वेश्चन को फिर घुमा दिया है। तो इकाई के स्थान पे जैसे हमने बताया कि 2 और 5 इन संख्या में रहते हैं, और 5 दूनी 10, तो 10 में इकाई के स्थान पे 0 है, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पे 0 ही आएगा। 70 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमने आपको सूत्र याद कराया था 4, 4, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, तो 70 से 80 के बीच में 2, 3 संख्याएं हैं, तो ये भी सवाल हो जाएगा। जो भी 3 संख्याएं अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछा है, तो हम 70 से 80 के बीच में जो भी अभाज्य संख्याओं को देखेंगे और उनको जोड़ देंगे। तो 70 से 80 के बीच में हमारी कौन कौन सी है, 71, 73 और 79। इनको जोड़ दीजिए, 3 और 9 12 और 1 13 की 3, हाथ से लगी 1, 7 या 21 और 1 22। ये आंसर। अब देखिए एक प्रश्न है, 33 व 97 के लिए कौन सा कथन सत्य है। अब आप बताइए 33 कैसी संख्या है, भाज्य है क्या भाज्य है, ये है भाज्य और ये है अभाज्य। अब उन्होंने पहला कथन कहा है ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, नहीं, एक भाज्य और दूसरी अभाज्य है। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये भी गलत हो गया। दोनों 11 के गुणज हैं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि दोनों 11 के गुणज नहीं है। दोनों सम संख्याएं हैं, तो ये भी गलत हो गया। फिर एक ऑप्शन है दोनों असहभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए असहभाज्य संख्याएं हमने आपको बताया था, दो संख्याएं जो एक ही संख्या से विभाजित नहीं होती, तो 33 और 97 दोनों किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो सकती हैं। ये देखिए आप इसको ना, ये 3 से हो रहा है और ये 3 से नहीं हो रहा है, ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, और ये जरूर 3 से और 11 से विभाजित हो रहा है। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन सही है, दोनों असहभाज्य संख्या है। फिर एक प्रश्न है 9 प्राकृतिक संख्याओं के इकाई के अंक में गुणनफल में इकाई के स्थान पे क्या होगा। तो 9 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हो गई, 1 से लेकर 9 तक हो गई। तो इसमें हमने 2 और 5 वाली बात बताई थी, जहां पे भी 2 और 5 का गुणा होगा तो वहां पे इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 आएगा। 51 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या, ये फिर बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमने क्या बताया था, 4 4 1 2 3 2, तो 2 3 2, तो 51 में 2 आ गया, फिर 2 3 2, तो फिर 51 से 60 में 2 आ गया, 61 से 70 में 2 आ गया, और 71 से 80 में 3 आ गया, तो 2 2 3, तो 2 हो गया, 4 हो गया और 3 7 हो, 4 7 हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या और 5 अंकों की छोटी से छोटी विषम संख्या। अब हम पहले तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9 और 9, लेकिन ये क्या हो गई, विषम हो गई। तो सम करने के लिए यदि हम ये कम कर दें, 8 लिख दें, तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम सम संख्या बन जाएगी।
अब हमने कहा 5 अंकों की छोटी से छोटी विषम, अगर हम छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे तो 1 0 0 0 0 ये बन गया। लेकिन ये क्या है, सम है, इसे हमें अब बनाना है विषम, तो इसमें हम लास्ट में लगा देंगे 1 और इनका अंतर या जोड़ करने को कहा है। अब आप इसको कर लेंगे, अंतर यानी कि घटाना है, जोड़ यानी कि जोड़ना है। तो बच्चों ये हो गई हमारी संख्या पद्धति से संबंधित कुछ विशेष सवाल। अब इसकी एक्सरसाइज जो आपकी बुक में दी है, आप उन सब सवालों को लगाइए और जो सवाल आपको नहीं आए वो अपने क्लास टीचर से पूछ लीजिए या फिर मुझसे भी पूछ सकते हैं गूगल मीट के माध्यम से। यदि आपके टीचर्स ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाया है तो उनसे पूछ के मेरा नंबर ले लेना, फिर मैं आपको बता सकती हूँ।